चंदरपुर नाम के गांव में राधा नाम की औरत रहा करती थी। उसका परिवार बहुत समृद्ध था। घर में वो, उसका पति, एक बेटी और बूढ़ी सास रहा करती थी। राधा स्वभाव से बहुत रहमदिल थी और गांव में किसी की भी मदद कर देती थी। उस गांव के जंगल में गज्जू नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत ही खतरनाक था। सारे गांव वाले उससे डरते थे। वो जो भी मांगता गांव वाले उसे दे दिया करते थे। राधा का पति सुधीर एक दिन जंगल से जा रहा था। तभी गज्जू डाकू ने उसका रास्ता रोक लिया। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ। तुमसे मतलब? अरे हमसे कैसे मतलब नहीं? हम तो तुम्हारी जान के बदले में तुमसे कुछ मांग रहे हैं। घर जाकर 1 लाख रुपया लेकर आओ। 1 लाख रुपया? कितना होता है पता भी है? पता नहीं तो आप देंगे ना, तब गिन के पता कर लेंगे। क्यों साथियों? ऐसा कह के वो डाकू जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम्हें तो पता है अगर पैसे नहीं दिए तो क्या होगा। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? वो तुम जानो। अब सुधीर बहुत चिंता में डूब जाता है और अपने घर बहुत देर बाद पहुंचता है। क्या हुआ जी? अब कभी भी इतनी देर से घर नहीं आते हो। आज क्या बात है? बड़ी टेंशन में दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं, बाद में बात करते हैं। अब सुधीर खाना खा के अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाकर कुछ पैसे गिनने लगता है। राधा ये सब देखती है और उसके पास आती है। अजय, अब क्या कर रहे हो और ये पैसे क्यों गिन रहे हो? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी? अरे राधा, आज घर आते समय वो गज्जू डाकू दिखाई दिया था। उसने मुझे धमकी दी है कि कल के कल उसे 1 लाख रुपए चाहिए, और वो भी नगद। हाय राम, क्या होगा अब हम क्या करें? इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। हाँ राधा, और पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा। तुम्हें तो पता है वो गज्जू डाकू कैसा है, किसी को मारने से पहले सोचता भी नहीं। हाँ जी, ये तो सच ही है। सुधीर अगले दिन सरपंच जी से कुछ पैसे मांगने जाता है। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? सरपंच जी, आपसे मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए थी। कुछ दिन बाद लौटा दूंगा। अरे मगर ऐसे अचानक? हाँ सरपंच जी, कुछ अर्जेंट ही समझ लीजिए। कृपा करके पैसे दे दीजिए। अरे तू ले जा, मगर बात तो बता कि क्या हुआ है। बाद में बताऊंगा सरपंच जी, अभी नहीं, चलता हूँ। पैसे लेकर सुधीर जल्दी जल्दी घर चला जाता है और घर से बचे हुए पैसे लेकर जंगल में गुज्जू डाकू के पास जाता है। वो पैसे उसके हवाले कर देता है। जब सुधीर जंगल में जा रहा होता है, राधा उसके पीछे पीछे छुपके से जाती है, क्योंकि उसे पता था कि गज्जू एक नंबर का लुच्चा और लफंगा बदमाश डाकू है। अब वो दूर खड़ी ये सब देखती है और गुस्से से लाल हो जाती है। तभी गज्जू का साथी सुधीर के पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है। सुधीर बहुत झटपटाता है मगर अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। तभी राधा बीच में आती है और अपने साथ लाया डंडा लेकर उस आदमी के सिर पर जोर से मारती है। वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर गज्जू और उसके साथी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सुधीर और राधा दोनों की हत्या कर देते हैं। वे उनकी लाशों को घने जंगल में फेंक देते हैं। यहाँ उनकी बेटी और बूढ़ी माँ उनका इंतजार करते रहते हैं। बूढ़ी माँ गांव में घूम घूम कर अपने बेटे और बहू को ढूंढती है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता। इधर जंगल में राधा एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। धीरे धीरे चुड़ैल ने प्रतिदिन गज्जू के एक एक साथी को मारना शुरू किया। इस बात को लेकर अब गज्जू के साथी डर गए थे। सरदार, आप कहते हो कि कुछ नहीं होगा, मगर यहाँ तो हमारे दिन ब दिन एक एक साथी मर रहे हैं। अब हम क्या करें? और पता भी नहीं लगता कि कौन मार रहा है। ठीक है, अब हम एक योजना बनाएंगे। अब हम जंगल में लोगों को लूटना बंद करेंगे और अब गांव में जाकर लोगों को लूटेंगे। लोगों के मन में डर बिठाना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें गांव लूटने की जरूरत है। अब डाकू और उसके साथी गांव में चले जाते हैं और स्कूल के बच्चों को अगवा करके जंगल ले आते हैं, मगर इस बात की गांव वालों को कोई खबर नहीं होती। अरे गांव में इन लोगों को हमारे एक आदमी ने जाकर सूचित करना होगा, तभी इन मूर्ख गांव वालों को पता चलेगा। तब एक डाकू गांव में जाकर लोगों को बताता है, सुनो गांव वालों, सुनो, तुम्हारे बच्चे हमारे पास है, इसलिए हमारे सरदार जो भी कीमत बोलेंगे वो आपको देनी होगी, वरना आपके बच्चों का क्या होगा आप जानते हैं। एक बच्चे की कीमत है 1 लाख रुपए, समझे? अब सारे गांव वाले चिंता में डूब जाते हैं कि इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। बच्चे प्यारे हैं तो पैसे तो लाने ही होंगे, वरना ये डाकू उन्हें बेरहमी से मार डालेगा। ये सारी बातें चुड़ैल सुन लेती है और जंगल में चली जाती है। जंगल जाकर वो देखती है कि सारे बच्चों को उन डाकुओं ने एक झोपड़ी में कैद किया होता है। अच्छा, इस गज्जू ने बच्चों को यहाँ छुपा कर रखा है। गांव वालों को तो परेशान करता ही है, मगर अब इन छोटे बच्चों को भी परेशान कर रहा है। अब वो चुड़ैल उन बच्चों को देखने उस झोपड़ी के पास चली जाती है और वहाँ देखती है तो उसकी बेटी भी उन अगवा की हुई लड़कियों में होती है। हमें तो मार डाला, अब मेरी बच्ची को भी मारना चाहता है।
चुड़ैल अपने घर चली जाती है। माँ जी, मैं हूँ राधा। कौन है? कहाँ है मेरी राधा? बताएगा कोई? तभी चुड़ैल सास के सामने आ जाती है और सास उसे देखकर रोने लगती है। माँ, मैं राधा। मुझे और आपके बेटे को इस गज्जू डाकू ने मार डाला और उस जंगल में फेंक दिया, और अब मेरी बेटी को भी उसने अगवा कर लिया है। हाय राम, ये क्या बोल रही हो तुम राधा? और सुलू कहाँ है बेटी? उसने सुलू को जंगल में एक झोपड़ी में रखा है और उसके साथ गांव की और लड़कियां भी अगवा की है उसने। मैं उसे सबक सिखाऊंगी, मगर मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद राधा? माँ जी, आपको गांव जाकर सरपंच जी और गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर आना होगा और पुलिस को भी बुलाना होगा। वो बहुत खतरनाक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है राधा, मैं अभी जाकर सारे गांव वालों को बुला कर लाती हूँ, मगर मुझ पर विश्वास कौन करेगा? नहीं माँ जी, सब विश्वास करेंगे। आप जाइए और बुलाइए, बाकी का मैं संभाल लूंगी। राधा की सास सारे गांव वालों को बुला कर लाती है और उन सबके सामने राधा अपने चुड़ैल के रूप में आती है और उसकी कहानी सभी गांव वालों को बताती है। अब सारे गांव वाले राधा की सास पर विश्वास रखते हैं। सरपंच और गांव के कुछ आदमी पुलिस को बुलाते हैं और उसी रात गांव वालों को लेकर राधा उस जंगल में जाती है। सारे डाकू सो रहे होते हैं। कहाँ है डाकू? वहाँ उन घनी झाड़ियों के बीच में, और वहाँ पे उसकी एक झोपड़ी भी है जिसमें उसने गांव की सारी लड़कियों को कैद किया हुआ है। चलो पहले लड़कियों को छुड़ा कर लाएंगे। रुको, पुलिस को आने दो। अब तक बहुत सारे मासूम लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए अब नहीं। जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना होगा। तभी पुलिस आ जाती है। अब पुलिस के साथ साथ सरपंच, राधा और गांव वाले जंगल में इधर उधर फैल जाते हैं। कहाँ बच के जाओगे अब? आया ना उठ पहाड़ के नीचे। कौन है भाई? आवाज तो आ रही है मगर कोई दिखाई नहीं देता। राधा उसके सामने आ जाती है। उसको वहां देख गज्जू बहुत डर जाता है और भागने लगता है। चुड़ैल उसके पीछे भागकर उसे धक्का देकर गिरा देती है। अरे छोड़ दो चुड़ैल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे मारा और पूछते हो कि क्या बिगाड़ा है? मेरा परिवार बर्बाद कर दिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम इसे मत मारो, इसे कानून सजा देगी। अरे कानून सजा देगा तब तक ये फिर से भाग के डकैती करेगा, लोगों के खून करेगा। इससे अच्छा है कि मैं ही इसे मार डालूं। ऐसा कह के चुड़ैल उसे पेड़ से लटकाकर मार डालती है और उसके बाकी साथियों को पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस और गांव वाले उनकी लूट का सारा माल भी जब्त कर लेते हैं और पुलिस उन कैद किए हुए बच्चों को उनके घर वालों के हवाले करते हैं। राधा अपनी बेटी और सास को देखकर रोने लगती है। दादी, मेरे माँ और बापू भी यहाँ पे ही आए थे ना? वो कहाँ पे है? बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारे पिताजी है। तभी सुधीर भी भूत बन के सामने आता है। वो दोनों भी रोने लगते हैं और अपनी बेटी को जी भर के देख लेते हैं। बेटी सुलू, तुम अब अपनी दादी के पास रहो, अच्छी पढ़ाई करो और अपनी दादी की हर एक बात मानना। मैंने इसे मार के मेरा बदला तो पूरा किया, मगर मेरी बेटी को इस जल्लाद ने पूरी जिंदगी अनाथ बना दिया। अब आपको ही इसका ध्यान रखना होगा माँ। अरे बहुत चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगी। मेरे जीते जी मेरी नातिन अनाथ नहीं हो सकती। अपनी बेटी को अलविदा करके उन दोनों की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो गायब हो जाते हैं। अब डाकू को लेकर पुलिस चली जाती है और सारे गांव वाले अब उन बच्चों को छुड़ाकर अपने अपने घर ले जाते हैं। इस तरह चुड़ैल राधा सभी गांव वालों की जान बचा लेती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। विजापुर गांव में अश्विन नाम का एक धनवान साहूकार रहता था। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। वो हमेशा लोगों की निंदा करता और सभी लोगों को अपने से कम समझता था। उसे लॉटरी के टिकट खरीदने की आदत थी। उसी गांव में संजय नाम का एक धोबी रहता था। वो हर रोज झील के पास कपड़े धोकर सुखाता और घर जाकर उन कपड़ों को प्रेस करता था। एक दिन संजय मैले कपड़े लेने अश्विन के यहाँ आता है। अश्विन जी, आपने पहनी हुई ये कमीज बहुत बढ़िया है, कितने की है? और अगर कोई पुराना जीन्स हो तो मुझे दीजिए ना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी जीन्स नहीं पहना है। ये कमीज 5,000 का है, तुम इस जन्म में भी नहीं खरीद सकते। तुम्हारी हैसियत तो धोती पहनने की भी नहीं और तुम्हें जीन्स चाहिए। यही फर्क है धनवान और गरीब में। जाओ जाओ, कोई जीन्स वीन्स नहीं है मेरे पास। संजय को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से अपने घर चला आता है। वहां उसे अश्विन के कपड़ों में एक लॉटरी का टिकट मिलता है। ये लॉटरी का टिकट उस कमीने का ही होगा। पैसे का कितना घमंड है उसे। हे भगवान,
ये लॉटरी का टिकट मुझे ही लगा देना, तुम्हें 100 नारियल चढ़ाऊंगा और मैं 100 जींस खरीद कर पहनूंगा। इस टिकट को लॉटरी लगेगी कि नहीं ये तो मुझे शिवा बाबा ही बता सकते हैं। ये सोचकर वो शिवा बाबा के पास जाता है, बाबा को प्रणाम करता है। बाबा जी, इस लॉटरी के टिकट को इनाम मिलेगा कि नहीं जरा देखकर बताओगे क्या? तुम्हें तो पता है बेटा, मैं बिना दक्षिणा के कुछ भी नहीं बोलता। पहले उस दान पेटी में 1000 रुपए डाल दो, तब मैं तुमसे बात करूंगा। संजय ने उस दान पेटी में 1000 रुपए डाल दिए। बाबा ने टिकट देखा और कहा, अरे बेटा, इस टिकट पर 9, 6, 3, 5, 8 लिखा है। कुल मिलाकर 31 हो जाते हैं और 3 और 1 मिलाकर 4 होते हैं। तुम्हारा लकी नंबर 5 है। मैं तुम्हारी कुंडली जानता हूँ बेटा, इसीलिए बोल रहा हूँ। तुम लॉटरी का नंबर 9, 6, 3, 5, 9 लेकर आओ। ये तुम्हारा लकी नंबर है। तुम्हें इस नंबर से 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। जाओ बेटा, लॉटरी का ये वाला नंबर लेके आओ। ओम नमः शिवाय। भैया, सुबह आपने गलती से मुझे ये टिकट दिया था। मुझे आप अगला नंबर वाला टिकट दोगे क्या? ये वापस ले लो और चाहो तो इसके बदले में मैं 100 रुपए ज्यादा दे सकता हूँ। ये कहकर संजय ने पैसे और टिकट लॉटरी वाले को दे दिया। क्यों भाई संजय, तुम भी इस न्यूमेरोलॉजी में विश्वास करते हो क्या? ठीक है, ये लो अगले नंबर के लॉटरी का टिकट। दुकानदार ने संजय को लॉटरी का टिकट दे दिया। संजय गांव आकर खूब खुशी में नाचने लगा। ये देखकर सभी गांव के लोग अचरज से उसे देखने लगे। क्यों भाई, सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? आज से मैं अमीर बन जाऊंगा और अब से मुझे आप लोगों के बदबूदार कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सबको मैं 1-1 हजार रुपए भी दूंगा। अब जाओ, अपनी गंदी शक्ल लेकर निकलो यहाँ से। इधर अश्विन की एक आदत होती है, जो भी लॉटरी के टिकट का नंबर होता है उसे एक बोर्ड पर लिख कर रखना और दूसरे दिन उसे चेक करना। अगले दिन न्यूज़पेपर में वो बारीकी से देखने लगा और नंबर मिलाने लगा। अरे ये क्या, मैंने पहला इनाम जीत लिया है, मैंने पहला इनाम जीत लिया है। अरे भाग्यवान, जरा मेरा कमीज लेके आना, उसमें लॉटरी का टिकट है। अरे कल संजय आया था तो मैंने उसे वो कमीज धोने को दे दिया। हे भगवान। ये कहकर अश्विन संजय के घर की ओर भागा। मेरा कल का लॉटरी का टिकट कहाँ पर है? संजय सच सच बताओ। वो लॉटरी का टिकट मेरे पास ही है। आप हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाते हो, इसलिए ये बात मैंने आपको नहीं बताई। संजय निकालो वो टिकट, उसे 1 करोड़ का इनाम लगा है। मुझे पता ही था कि उस लॉटरी के टिकट को इनाम लगेगा, बाबा ने कहा था। मगर आप मुझे उसमें से क्या दोगे? मैं तो गरीब हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें लॉटरी का आधा हिस्सा दे दूंगा, मगर मेरे कपड़े भी तुम्हें ही धोने पड़ेंगे। हाँ अश्विन जी, मैं सिर्फ आप ही की कमीज धोऊंगा और किसी की कमीज नहीं धोऊंगा। ये लीजिए आपका लॉटरी का टिकट। 9, 6, 3, 5, 9। ये तो मेरा टिकट नहीं है। आपने सही पकड़ा है साहब, ये वो वाला टिकट नहीं है। मुझे शिवा बाबा ने कहा था कि वो नंबर बदल कर लाओ और ये नंबर ले लो, और बस मैंने लॉटरी का टिकट बदल दिया। अरे कमबख्त, तूने लॉटरी लगा हुआ टिकट बदल दिया है और ये बेकार का टिकट लेके आया है। अब काहे की लॉटरी? तेरी वजह से मेरा 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये कहकर अश्विन जी ने संजय को खूब मारा। अरे रुकिए अश्विन जी, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। जैसे आपने मेरी धुलाई की है वैसे ही मुझे भी किसी और की धुलाई करनी है। पूरी जिंदगी खराब कर दी है उसने। आप चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो उसकी धुलाई करने। अश्विन और संजय दोनों शिवा बाबा के पास जाते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। शिवा बाबा गांव छोड़कर चले जाते हैं और संजय फिर से अपने कपड़े धोने के काम में लग जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पाखंड से दूर रहना चाहिए और किसी और की वस्तुओं पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। मुकेश गोलेवाला श्रीरामपुर में सबका चहीता था। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उसके आने का इंतजार किया करते थे। माँ, मुकेश काका कब आएंगे? अभी समय है, आ जाएंगे। और जैसे ही मुकेश गांव आता तो सारे बच्चे उसकी ओर भागने लगते। मुझे लाल गोला चाहिए। मुझे पीला। मुझे हरा। काका, मुझे लाल और हरा दोनों चाहिए। अभी देता हूँ, ये लो। मुकेश हंसते खेलते सभी बच्चों को गोले खिलाया करता था। रोज सुबह मुकेश आइस फैक्ट्री जाता था। अरे लल्लन भैया, आज मुझे अपना वही फिल्टर किए हुए पानी वाला 10 किलो बर्फ दे दो। हाँ, दे देता हूँ, लाओ 100 रुपए।
क्या भैया, हर दिन दाम बढ़ाते ही रहते हो। अब मैं क्या करूं, महंगाई इतनी बढ़ गई है और पानी फिल्टर करने में भी बहुत खर्च आता है। तुझे कितनी बार बोला है कि सस्ता वाला बिना फिल्टर किए हुए पानी का बर्फ ले ले, लेकिन तू मानता ही नहीं। नहीं भाई, चाहे मैं कम कमाऊं, लेकिन ग्राहकों की सेहत अच्छी रहना। कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। विजापुर गांव में अश्विन नाम का एक धनवान साहूकार रहता था। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। वो हमेशा लोगों की निंदा करता और सभी लोगों को अपने से कम समझता था। उसे लॉटरी के टिकट खरीदने की आदत थी। उसी गांव में संजय नाम का एक धोबी रहता था। वो हर रोज झील के पास कपड़े धोकर सुखाता और घर जाकर उन कपड़ों को प्रेस करता था। एक दिन संजय मैले कपड़े लेने अश्विन के यहाँ आता है। अश्विन जी, आपने पहनी हुई ये कमीज बहुत बढ़िया है, कितने की है? और अगर कोई पुराना जीन्स हो तो मुझे दीजिए ना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी जीन्स नहीं पहना है। ये कमीज 5,000 का है, तुम इस जन्म में भी नहीं खरीद सकते। तुम्हारी हैसियत तो धोती पहनने की भी नहीं, और तुम्हें जीन्स चाहिए। यही फर्क है धनवान और गरीब में। जाओ जाओ, कोई जीन्स वीन्स नहीं है मेरे पास। संजय को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से अपने घर चला आता है। वहां उसे अश्विन के कपड़ों में एक लॉटरी का टिकट मिलता है। ये लॉटरी का टिकट उस कमीने का ही होगा। पैसे का कितना घमंड है उसे। हे भगवान, ये लॉटरी का टिकट मुझे ही लगा देना, तुम्हें 100 नारियल चढ़ाऊंगा और मैं 100 जींस खरीद कर पहनूंगा। इस टिकट को लॉटरी लगेगी कि नहीं, ये तो मुझे शिवा बाबा ही बता सकते हैं। ये सोचकर वो शिवा बाबा के पास जाता है। बाबा को प्रणाम करता है। बाबा जी, इस लॉटरी के टिकट को इनाम मिलेगा कि नहीं, जरा देखकर बताओगे क्या? तुम्हें तो पता है बेटा, मैं बिना दक्षिणा के कुछ भी नहीं बोलता। पहले उस दान पेटी में 1,000 रुपए डाल दो, तब मैं तुमसे बात करूंगा। संजय ने उस दान पेटी में 1,000 रुपए डाल दिए। बाबा ने टिकट देखा और कहा, अरे बेटा, इस टिकट पर 9, 6, 3, 5, 8 लिखा है। कुल मिलाकर 31 हो जाते हैं और 3 और 1 मिलाकर 4 होते हैं। तुम्हारा लकी नंबर 5 है। मैं तुम्हारी कुंडली जानता हूँ बेटा, इसीलिए बोल रहा हूँ। तुम लॉटरी का नंबर 9, 6, 3, 5, 9 लेकर आओ। ये तुम्हारा लकी नंबर है। तुम्हें इस नंबर से 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। जाओ बेटा, लॉटरी का ये वाला नंबर लेके आओ। ओम नमः शिवाय। भैया, सुबह आपने गलती से मुझे ये टिकट दिया था। मुझे आप अगला नंबर वाला टिकट दोगे क्या? ये वापस ले लो, और चाहो तो इसके बदले में मैं 100 रुपए ज्यादा दे सकता हूँ। ये कहकर संजय ने पैसे और टिकट लॉटरी वाले को दे दिया। क्यों भाई संजय, तुम भी इस न्यूमेरोलॉजी में विश्वास करते हो क्या? ठीक है, ये लो अगले नंबर के लॉटरी का टिकट। दुकानदार ने संजय को लॉटरी का टिकट दे दिया। संजय गांव आकर खूब खुशी में नाचने लगा। ये देखकर सभी गांव के लोग अचरज से उसे देखने लगे। क्यों भाई, सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? आज से मैं अमीर बन जाऊंगा और अब से मुझे आप लोगों के बदबूदार कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सबको मैं 1-1 हजार रुपए भी दूंगा। अब जाओ, अपनी गंदी शक्ल लेकर निकलो यहाँ से। इधर अश्विन की एक आदत होती है, जो भी लॉटरी के टिकट का नंबर होता है उसे एक बोर्ड पर लिख कर रखना और दूसरे दिन उसे चेक करना। अगले दिन न्यूज़पेपर में वो बारीकी से देखने लगा और नंबर मिलाने लगा। अरे ये क्या, मैंने पहला इनाम जीत लिया है, मैंने पहला इनाम जीत लिया है। अरे भाग्यवान, जरा मेरा कमीज लेके आना, उसमें लॉटरी का टिकट है। अरे कल संजय आया था तो मैंने उसे वो कमीज धोने को दे दिया। हे भगवान। ये कहकर अश्विन संजय के घर की ओर भागा। मेरा कल का लॉटरी का टिकट कहाँ पर है? संजय सच सच बताओ। वो लॉटरी का टिकट मेरे पास ही है। आप हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाते हो, इसलिए ये बात मैंने आपको नहीं बताई। संजय निकालो वो टिकट, उसे 1 करोड़ का इनाम लगा है। मुझे पता ही था कि उस लॉटरी के टिकट को इनाम लगेगा, बाबा ने कहा था। मगर आप मुझे उसमें से क्या दोगे? मैं तो गरीब हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें लॉटरी का आधा हिस्सा दे दूंगा, मगर मेरे कपड़े भी तुम्हें ही धोने पड़ेंगे। हाँ अश्विन जी, मैं सिर्फ आप ही की कमीज धोऊंगा और किसी की कमीज नहीं धोऊंगा। ये लीजिए आपका लॉटरी का टिकट। 9, 6, 3, 5, 9। ये तो मेरा टिकट नहीं है। आपने सही पकड़ा है साहब, ये वो वाला टिकट नहीं है। मुझे शिवा बाबा ने कहा था कि वो नंबर बदल कर लाओ और ये नंबर ले लो, और बस मैंने लॉटरी का टिकट बदल दिया। अरे कमबख्त,
तूने लॉटरी लगा हुआ टिकट बदल दिया है और ये बेकार का टिकट लेके आया है। अब काहे की लॉटरी? तेरी वजह से मेरा 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये कहकर अश्विन जी ने संजय को खूब मारा। अरे रुकिए अश्विन जी, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। जैसे आपने मेरी धुलाई की है वैसे ही मुझे भी किसी और की धुलाई करनी है। पूरी जिंदगी खराब कर दी है उसने। आप चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो उसकी धुलाई करने। अश्विन और संजय दोनों शिवा बाबा के पास जाते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। शिवा बाबा गांव छोड़कर चले जाते हैं और संजय फिर से अपने कपड़े धोने के काम में लग जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पाखंड से दूर रहना चाहिए और किसी और की वस्तुओं पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। मुकेश गोलेवाला श्रीरामपुर में सबका चहीता था। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उसके आने का इंतजार किया करते थे। माँ, मुकेश काका कब आएंगे? अभी समय है, आ जाएंगे। और जैसे ही मुकेश गांव आता तो सारे बच्चे उसकी ओर भागने लगते। मुझे लाल गोला चाहिए। मुझे पीला। मुझे हरा। काका मुझे लाल और हरा दोनों चाहिए। अभी देता हूँ, ये लो। मुकेश हंसते खेलते सभी बच्चों को गोले खिलाया करता था। रोज सुबह मुकेश आइस फैक्ट्री जाता था। अरे लल्लन भैया, आज मुझे अपना वही फिल्टर किए हुए पानी वाला 10 किलो बर्फ दे दो। हाँ हाँ, दे देता हूँ, लाओ 100 रुपए। क्या भैया, हर दिन दाम बढ़ाते ही रहते हो? अब मैं क्या करूँ, महंगाई इतनी बढ़ गई है और पानी फिल्टर करने में भी बहुत खर्चा आता है। तुझे कितनी बार बोला है कि सस्ता वाला बिना फिल्टर किए हुए पानी का बर्फ ले ले, लेकिन तू मानता ही नहीं। नहीं भाई, चाहे मैं कम कमाऊं, लेकिन ग्राहकों की सेहत अच्छी रहना जरूरी है। अब तेरी मर्जी। मुकेश लल्लन को 100 रुपए दे देता है और 10 किलो फिल्टर किए हुए पानी का ही बर्फ खरीद लेता है। अब वहां से मुकेश गांव में गोला बेचने निकल पड़ता है। वो गांव में अलग अलग जगह रुककर गोले बेचा करता था, लेकिन जहां भी वो रुकता लोग उसकी ओर दौड़े चले आते थे। कभी कभार मुकेश अपने बेटे विनोद को भी अपने साथ गोला बेचने ले जाया करता था। समय बीता गया और मुकेश बूढ़ा हो गया और अब हर दिन मुकेश और विनोद साथ ही गोला बेचते थे, क्योंकि मुकेश में गोले की गाड़ी ढकेलने की ताकत नहीं रही थी। अब लगता है कुछ दिनों में तुम्हें अकेले ही ये व्यापार संभालना होगा। बाबा, मैं तो कब से आपसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ा आराम कर लो। अब आज का एक दिन और तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर तुम ही संभालो। वो दोनों आइस फैक्ट्री गए और वहां से बर्फ खरीदा और फिर रोज की तरह गोला बेचने निकल पड़े। मुझे एक नारंगी गोला दो। एक काला खट्टा शरबत बना दो। दिन भर घूम घूम कर थक हार के दोनों घर पहुंच गए। कल से तुम अकेले जाओगे, सब अच्छे से संभालना। हाँ बाबा, इतने दिनों से तो सीख रहा हूँ, सब संभाल लूंगा। ठीक है। अगले दिन विनोद अकेले ही गोले की गाड़ी लेकर निकल पड़ा। वो पहले आइस फैक्ट्री पहुंचा, वहां से बर्फ खरीदी और फिर गांव की ओर निकल पड़ा। उसका दिन आम दिन की तरह ही था। अगले दिन वो वापस आइस फैक्ट्री पहुंचा। मतलब अब तुमने काम संभाल ही लिया? हाँ काका, अब बाबा को आराम की जरूरत है। वो तो है। अच्छा, तेरे बाबा को समझा समझा के थक गया, लेकिन वो नहीं माना। क्या काका? यही कि सस्ता बिना फिल्टर वाले पानी का बर्फ ले, मुनाफा ज्यादा होगा। लेकिन वो ठहरा ईमानदार। मेरी बातें उसके कानों तक ही नहीं पहुंची। अच्छा, सस्ता वाला बर्फ कितने का है? 5 रुपए किलो। मतलब दुगना मुनाफा। हाँ, यही तो समझा रहा था उसे। ठीक है काका, आज आप मुझे वही बर्फ दीजिए। विनोद ने सस्ता वाला बिना फिल्टर किए हुए पानी का बर्फ खरीद लिया। रोज की तरह वो गांव में गोले बेचने निकल पड़ा। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी ने गोले और शरबत खरीदी। विनोद खुश था क्योंकि उसका मुनाफा दुगना हो चुका था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन एक फूड इंस्पेक्टर विनोद के गाड़ी के पास आया। उसने 2 गोले खरीदे और अपनी कार में जाकर उनका टेस्ट करने लगा। इंस्पेक्टर ने उस बर्फ के पानी में बहुत सारी अशुद्धियां पाई। उसे उसमें कुछ बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया भी नजर आए। फिर उस कार से इंस्पेक्टर के साथ 2-3 पुलिस वाले उतरे। उन्होंने विनोद को गिरफ्तार कर लिया। साहब मेरी क्या गलती है? दूषित और बिना फिल्टर किया हुआ पानी इस्तेमाल करता है,
लोगों की सेहत से खिलवाड़ करता है और पूछता है मेरी क्या गलती। पुलिस वालों ने विनोद को जेल में डाल दिया और वो फूट फूट कर रोने लगा। विनोद को समझ आ गया था कि क्यों उसके बाबा महंगा और फिल्टर किए हुए पानी का ही बर्फ खरीदते थे। दुगने मुनाफे के लालच में उसे सजा हो गई। इसीलिए लालच से दूर रहना ही भला है। बंदरबाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में ज्यादातर लोग किसान ही थे जो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा किया करते थे। गांव वैसे तो बड़ा ही शांत और सुंदर था और गांव के लोग भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया करते थे। उस गांव में सिर्फ एक ही समस्या थी। गांव में बंदरों की टोलियां बहुत ही ज्यादा उद्यम मचाया करती थी। गांव वाले इन बंदरों से बड़े परेशान हो गए थे। वो दिन भर गांव में यहाँ वहां उछलते कूदते रहते, कभी किसी के घरों में घुस जाते और वहां की चीजें उलट पुलट कर रख देते। दिन भर गांव में इन बंदरों की टोलियां घूमती रहती। इतना ही नहीं, रात को भी ये बंदर चीखते चिल्लाते और घरों की छतों पर लंबी लंबी छलांगे लगाया करते। गांव वालों की तो नींद ही हराम हो गई थी। एक दिन उस गांव में एक सौदागर आया। यह सौदागर खुद को बंदरों का सौदागर कहा करता था। आते ही उसने गांव में एक ऐलान कर दिया, सुनिए गांव वालों, मैं एक सौदागर हूँ, बंदरों का सौदागर। मैं आप लोगों से एक सौदा करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि यह सौदा आप सबके लिए फायदेमंद साबित होगा। कैसा सौदा भाई, जरा खुल के बताओ। हाँ बताता हूँ जी। मैंने देखा है कि इस गांव में बंदरों ने बड़ा उद्यम मचाया है। इस बारे में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नेकी और पूछ पूछ, हमें सौदा मंजूर है। अरे भाई, पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सौदा ये होगा कि आप लोग बंदरों को पकड़ के मुझे लाके दोगे और मैं हर एक बंदर के पीछे आपको 10 रुपए दे दिया करूंगा। बंदरों को पकड़ने के 10 रुपए? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहा था ना मैंने कि यह सौदा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको पैसे भी मिलेंगे और इस गांव में बंदरों ने जो उद्यम मचाया है वो भी कम हो जाएगा। और फिर क्या, दूसरे ही दिन से सारे गांव वाले हाथ धो के बंदरों के पीछे पड़ गए। अपना काम धाम छोड़ के वे सब अब बंदरों को पकड़ने का काम करने लगे। सबको 10 रुपए जो कमाने थे। धीरे धीरे गांव में बंदरों की संख्या कम होने लगी और गांव वालों को बंदरों को पकड़ना मुश्किल होने लगा। बंदरों की संख्या घटते ही गांव वालों का उत्साह भी कम होने लगा। लेकिन सौदागर ने अब फिर एक नया ऐलान किया। वो हर एक बंदर के पीछे गांव वालों को 20 रुपए देने के लिए तैयार था। फिर क्या, गांव वालों का उत्साह फिर से बढ़ गया। वो बंदरों को चुन चुन के पकड़ने लगे। उन्हें 20 रुपए जो मिल रहे थे। लेकिन आखिरकार गांव के सारे बंदर अब पकड़े जा चुके थे। गांव में एक भी बंदर अब ढूंढने से भी ना मिलता था। तभी सौदागर ने फिर से एक नया ऐलान किया। वो अब गांव वालों को हर एक बंदर के पीछे 30 रुपए देने के लिए तैयार था। अब गांव वाले 30 रुपए की लालच में आकर जंगल में जाकर बंदरों को पकड़ने लगे। लेकिन थोड़े ही दिनों में जंगल के बंदर भी साफ हो गए। सौदागर ने अपना दाम फिर से बढ़ाया। वो अब हर एक बंदर के पीछे 50 रुपए देने के लिए तैयार था। सौदागर ने अपना कारोबार अपने एक दोस्त के हाथों में सौंपा और वो खुद कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव व्यापार के लिए